नमस्कार। आज हम किसी राजनीति या मीडिया के रटे रटाए नैरेटिव पर बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे उस कानून की जिसने देश के अंदर और 7 समंदर पार बैठे मास्टरमाइंड की नींद को उड़ा के रख दिया है। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपको मालूम है कि भारत में कुल मिलाकर कितने स्कूल हैं? लगभग 11 लाख। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसी भारत में पंजीकृत एनजीओ की संख्या कितनी है? 37 लाख। इस 37 लाख संगठन यानी हर 300 से 400 भारतीय नागरिकों पर एक एनजीओ। अगर इतना पैसा और इतने संगठन वाकई समाज सेवा के लिए काम कर रहे होते तो आज भारत के हर गांव में विश्व स्तरीय अस्पताल और स्कूल होते। कोई गरीब नहीं रहता। गरीब का मीन्स कोई भूखा नहीं सोता, किसी के सर पे छत्तर न हो के बिना न रोता, न कपड़े के बिना रोता। लेकिन कड़वा सच क्या है जानते हैं? देश के कई हिस्सों में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन इन एनजीओ की बैलेंस शीट में हर साल 20,000 से लेकर 30,000 करोड़ रुपए का विदेशी कैश फ्लोड हो रहा है। आखिर यह पैसा आ कहाँ से रहा है? क्या इतने मेहरबान हो गए हैं विदेशी वाले? क्या इतने उन लोग के पास फंड है? इतनी इकोनॉमी स्ट्रांग है? और जब भी संसद में इस विदेशी पैसे का हिसाब मांगने के लिए एफसीआर बिल लाया जाता है तो वाशिंगटन से लेके बीजिंग तक, खाड़ी देश से लेके बांग्लादेश के साइड तक और जंतर मंतर से लेकर बॉर्डर तक हड़कंप क्यों मच जाता है? आज हम इस पूरे मकर जाल का पर्दाफाश करेंगे। अगर हम मेनस्ट्रीम मीडिया आपको दिखाएगा कि विदेशी फंडिंग से केवल दंगे कराए जाते हैं या धर्मांतरण होता है, लेकिन सच इससे 1000 गुना ज़्यादा खौफनाक है। और पहली बात, मेनस्ट्रीम मीडिया खुद इसको नहीं दिखाना चाहता क्योंकि वो खुद ये फंड लेते हैं। वो दूध के धुले नहीं हैं। अगर आप गौर करेंगे तो वो उस नैरेटिव को दिखाते हैं जिससे हमारे देश की छवि खराब होती है। और कभी भी कोई दंगा होता है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं ताकि वो और फैल सके। ये इनडायरेक्ट एक टेक्निक होती है। इस विदेशी फंड का असली मकसद अगर हम देखें तो इकोनॉमी सैबोटेज यानी भारत की आर्थिक रफ्तार को पंगु बनाना है। जब भी भारत कोई गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट शुरू करता है, अचानक से एफसीआरए फंडेड एनजीओ और एक्टिविस्ट जमीन पर उतर आते हैं। जब हमने तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की कोशिश की तो रातों रात विदेशी फंडेड ग्रुप्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। आप कभी सोचते हैं कि लोग तभी क्यों आते हैं जब हमारा देश कुछ अच्छे कामों के लिए कुछ करने जाता है? हम ये नहीं कहते कि हमें अपना नेचर सेव नहीं करना चाहिए, बट सिर्फ हम लोग इन पेड़ पौधे चाहे नेचर जो हमें देता है उससे हम लोग नहीं रह सकते। हमारी, आपकी, हम सब की चाह है कि हम भी थोड़ा मॉडर्न हो, हमें भी ये सुख सुविधा मिले। तो कुछ पाने के लिए तो थोड़ा मोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा ना। और वो हमारी गवर्नमेंट भी समझ रही है, वो कुछ सोच कर ही कर रही है। अगर हम
आजकल के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या एनीथिंग यूज कर रहे हैं उसमें चीज़ें लगती हैं। हम कितना बाहर से लेंगे? आप अपनी सब कंडीशन देख रहे हैं आपके आसपास, और सबसे क्या रिलेशन हो रहा है। सब लोग कैसे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लेकर दूसरे देश को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो क्यों ना हम खुद पे खड़े हों, खुद के पैरों पर खड़े हों। ये हर घर में पेरेंट्स अपने बच्चे को सिखाते हैं, खुद के पैरों पर खड़े हो। तो हमारा देश क्यों ना खड़ा हो। अगर हम बात करें, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद संसद में स्वीकार किया था कि अमेरिका से चलने वाले एनजीओ इस प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं। और जब महाराष्ट्र के ठाणे में एआई और विशाल डेटा सेंटर लगाने की बात आई, या जब अरुणाचल प्रदेश में चीन को घेरने वाले डैम्स और उत्तराखंड में बॉर्डर रोड्स की बात आई, अचानक पर्यावरण सुरक्षा का नाम देकर स्टे ऑर्डर दिलवा दिए गए। तमिलनाडु में कॉपर प्लांट बंद हुआ। मीडिया ने क्या कहा? पर्यावरण बचा। भाई, तुम कितना पर्यावरण बचा लिए बताना। और जो डेली तुम यूज करते हो उसका क्या? लेकिन असलियत क्या हुई? भारत जो तांबा निर्यात करता था वो रातों रात तांबे का आयात तक बन गया। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार अगर हम देखें तो इन प्रायोजित विरोध प्रदर्शनों की वजह से भारत हर साल अपनी 2% जीडीपी ग्रोथ खो देता है। अगर ये होता तो आज हमारी कंडीशन क्या होती पता है? जो 7 to 8% से ग्रोथ कर रहे हैं वो 9 to 10 होता या उससे भी ज़्यादा होता। और सबसे बड़ा पाखंड देखिए, वही एनजीओ जो भारत के प्रोजेक्ट्स पर रोना रोते हैं। चीन जब तिब्बत में हमारी सीमाओं के पास विशाल डैम बनाता है, और जब पाक और बांग्लादेश ऐसे आतंकी हमले या कांड में शामिल होते हैं, तब उनके मुंह में दही जम जाता है। अब समझिए कि इस एफसीआरए फंडिंग के पीछे कौन कौन सी ताकतें बैठी हैं। आप सोचते होंगे कि यह काम सिर्फ वेस्टर्न देश करते हैं। जी नहीं, इसमें भारत का सबसे बड़ा विरोधी चीन भी बराबर का भागीदार है। सिर्फ चीन ही नहीं, अरे आपके कटोरे वाले भिखमंगे वो कम है क्या? उधर से भीख मांग कर लाते हैं, उसमें से 2 चवन्नी इधर ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि इधर भी गद्दार बैठे हैं ना। अरे उनके प्रेमी लोग कुछ परसेंट, उनको वो भी बस प्यार से बोली या 1 पैसा चंदा, इस पे बिक जाते हैं। टट्टू के बाड़े जो हैं, बाड़े के टट्टू कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो अगर ये बात करें इन लोगों की, तो अगर हम देखें, चीन का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स बनने लगे, अगर भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे निकल गया, तो चीन की ग्लोबल सप्लाई चेन की दादागिरी खत्म हो जाएगी। इसलिए चीन और वेस्टर्न पावर्स दोनों अपने अपने हितों के लिए हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश को प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का इस्तेमाल वे लोग चिपसिपेक यानी सीपीईसी के नाम पर पाकिस्तान को पालता है, और उसी रास्ते से भारत में ड्रग्स और हवाला का काला पैसा भेजा जाता है। पता है ना हवाला कहाँ यूज होता है? वहीं भेज ही सकते हैं। और कुछ हमारे में भी हिंदू के नाम पर जो कलंक है वो भी हैं गद्दार, ताकि हमारी आंतरिक सुरक्षा को अस्थिर किया जा सके। और बांग्लादेश के रास्ते भारत में अवैध घुसपैठ और कट्टरपंथी नेटवर्क को फंड किया जाता है, ताकि भारत का पूर्वोत्तर हिंसा हमेशा तनाव में रहे। कनेक्शन को समझिए, भारत से बाहर से
चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर दबाव बनाते हैं और अंदर से उन्हीं के भेजे काले धन पर पलने वाले FCRA NGO विकास कार्यों पर स्टे ऑर्डर दिलवाते हैं। यानी भारत को दोनों तरफ से घेरने का यह एक सुनियोजित स्ट्रेटजिक स्ट्राइक है। अब जरा जमीन पर आंदोलनों के सच को देखिए। किसान आंदोलन हो, शाहीबाग हो या जंतर मंतर के प्रदर्शन मीडिया आपको दो पक्ष दिखाकर बेवकूफ बनाएगा। असली खेल FCRA और हवाले के पैसे का है। जब हाईवे पर महीनों तक तंबू लगे रहते हैं, 5 स्टार सुविधाएं दी जाती हैं, उसका दैनिक खर्च 1 करोड़ रुपए से ऊपर जाता है। यह पैसा किसी आम नागरिक का चंदा नहीं है, यह उनका ही है। खुफिया एजेंसियों की पड़ताल में साफ हुआ है कि यह फंडिंग सीधे बैंक से नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी और दुबई कनाडा के हवाला रूट से FCRA रजिस्टर्ड सेल NGO के पास आती है। समान वेंडर और समान लीगल टीम का अगर हम देखें हिसाब इसमें, तो आंदोलन चाहे कोई भी हो, उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील वही 4 से 5 चेहरे होते हैं, जिनकी एक एक पेशी की फीस 50 लाख से करोड़ रुपए तक होती है। उनके लिए टूल किट बनाने वाली PR एजेंसियां वही होती हैं जो विदेश से रजिस्टर्ड हैं। और आपने देखा भी होगा, इनको आपकी मीडिया भी बहुत दिखाती है, खासकर जब ऐसा कोई कांड होता है। यह कोई स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं है, यह पॉइंट एंड शूट प्रोटेस्टर्स हैं, जिनका मकसद केवल भारत की संसद द्वारा पास किए गए सुधारों को सड़कों के जरिए बंधक बनाना है। सरकार ने पिछले कुछ सालों में 37,000 से ज्यादा NGO के लाइसेंस रद्द किए हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी लूपहोल था। पुराना नियम क्या कहता था, अगर किसी NGO का लाइसेंस रद्द भी हो जाए तो उनके बैंक खातों में पड़ा पुराना अरबों रुपया, उनकी इमारतें और गाड़ियां उन्हीं के पास रहती थीं। वे उसी पुराने पैसे से दंगे भड़काने वालों को बेल दिलवाते थे और अदालतों में तारीखें लगवाते थे। लेकिन नया FCRA अमेंडमेंट बिल क्या कहता है? यह बिल सीधे फाइनेंशियल ऑक्सीजन को काट रहा है। तत्काल जब्ती, यह काम करता है तत्काल जब्ती का, यानी लाइसेंस रद्द होते ही एक नई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी NGO के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करेगी, उनकी सारी गाड़ियां और प्रॉपर्टी सीज कर देगी। जब्त किया गया सारा पैसा और जायदाद भारत सरकार अपने कब्जे में लेकर देश की जन कल्याणकारी योजनाओं में लगाएगी। इसलिए जब अमेरिका में FARA कानून के तहत 14 साल की जेल होती है तो वे उसे नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं। लेकिन जब भारत अपनी सुरक्षा के लिए FCRA कड़ा करता है तो वाशिंगटन से यूरोप तक और यूरोप से एशिया तक चिल्लाहट शुरू हो जाती है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र तो उन्हीं के देश में है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा लीवर अब टूटने जो वाला है। जिस तरह 2016 की नोटबंदी ने कश्मीर में पत्थरबाजी कराने वाले जाली नोटों के प्रिंटिंग नेटवर्क को तबाह कर दिया था, ठीक वही काम अब यह FCRA अमेंडमेंट बिल विदेशी फंडिंग से चलने वाले इस प्रायोजित विरोध तंत्र के साथ करने जा रहा है। दोस्तों, यह लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है, यह भारत की संप्रभुता की लड़ाई है। जब तक आप और हम इन प्रायोजित आंदोलनों के पीछे छिपे FCRA के काले सच को नहीं समझेंगे, तब तक हम मोहरे बनते रहेंगे। अगर आपको लगता है यह सीधी, बेबाक और बिना फिल्टर वाली सच्चाई देश के हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम बिना किसी दबाव के
ऐसे ही कड़वे सच आपके सामने लाते रहें। और हाँ, आपको यूट्यूब पर या सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऐसे आपको भ्रमित करने के लिए वीडियो या आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें आपको भ्रमित किया जाएगा कि FCRA ऐसा है वैसा है या नया कानून आ रहा है। यह कोई नया कानून नहीं है, ये पहले से था, बस इसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। जो गलतियां थी उनको सुधारा जा रहा है और ये होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।